गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीजन ये ग्रुप 16 के जो कंपाउंड्स हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसमें ऑक्सीजन का पूरा डिटेल हम लोग देख चुके हैं। ऑक्सीजन के बाद फिर ऑक्साइड्स का डिस्कशन भी हो चुका है। उसके बाद फिर ओजोन को हम लोगों ने एनसीईआरटी से ओजोन की रीडिंग लगाई हुई है और ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। तो ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा। एनसीईआरटी में तो जो भी डिस्कशन था वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पूरा डिटेल है वो बुकलेट में काफी अच्छे से गिवन है ओजोन का। तो आप बुकलेट निकालो और बुकलेट से हम लोग ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। बुकलेट निकालो और बुकलेट में आप देखो पेज नंबर 42। बुकलेट में पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे देखो। सबने ओपन कर लिया? बुकलेट पेज नंबर 42। देखो क्या गिवन है यहाँ पे। बोल रहे हैं कि ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स। इट इज formed from atmospheric oxygen in presence of sunlight. This ozone layer protects the Earth's surface from an excessive concentration of ultraviolet radiation. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने एनसीईआरटी में देखा था। फिर प्रिपरेशन में बता रहे हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ स्लो स्ट्रीम ऑफ प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को जो है पास करते हैं प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन से। उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और प्योर ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसकी दो ये मैकेनिज्म यहाँ पे बता रहा है कि जो O2 है, O2 को एनर्जी मिली, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली उससे वो एटोमाइज हो गया, मतलब ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन करके O3 बना देता है। ओवरऑल रिएक्शन है 3O2 गिव्स 2O3 और डेल्टा H0 यहाँ पे बता रहे हैं प्लस 142 किलो जूल पर मोल। तो बोले द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। If concentration of ozone greater than 10% are required, a battery of ozonizers can be used and pure ozone। अब देखो इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो गिवन है ये एनसीईआरटी का जो ओल्ड डेटा था, एनसीईआरटी में जो ओल्ड इंफॉर्मेशन थी वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। बट बॉइलिंग पॉइंट जो है आई थिंक 161 पॉइंट समथिंग है, तो उसको आप देख लेना और उसको यहाँ पे करेक्ट कर लो। तो बोला प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। तो एक वेसल जो कि लिक्विड ऑक्सीजन से सराउंडेड है उसमें प्योर ओजोन को हम कंडेंस कर सकते हैं, क्योंकि ओजोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। मतलब ओजोन को ज्यादा इजिली कंडेंस किया जा सकता है। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज में देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहा है इट इज अ पेल ब्लू गैस व्हिच फॉर्म्स अ ब्लू लिक्विड and on solidification forms violet black crystals.
इसकी स्मेल के बारे में बता रहा है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फिस्ट लाइक स्मेल, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फिस्ट लाइक स्मेल। फिर बता रहा है इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट मोर इन टर्पेंटाइन ऑयल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बात मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था। आगे बता रहा है कि ओजोन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, ये भी लिखवाया हुआ है, ओजोन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक बट O3 नेगेटिव आयन इज पैरामैग्नेटिक। ऑब्वियसली अगर O3 डायमैग्नेटिक है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो O3 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक बट O3 नेगेटिव आयन इज पैरामैग्नेटिक। अगला पॉइंट बता रहा है इट इज एक्सप्लोसिव एंड अनस्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोसिव होता है। as its decomposition into oxygen results in the liberation of heats and increase in entropy। तो क्योंकि जब ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो हीट लिबरेट होती है और एंट्रोपी इंक्रीज करती है, मतलब रिएक्शन इज हाईली स्पॉन्टेनियस। अगला पॉइंट देखो, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर, इसको वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर एंड एयर and as germicide and disinfectant, also used for bleaching oils, ivory, flour, starch and etc। इनको ब्लीच करने के लिए भी ओजोन को यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ओजोन की वजह से जो ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट ब्लीचिंग होती है। ओजोन जो ब्लीचिंग करता है वो परमानेंट ब्लीचिंग करता है, क्योंकि ओजोन की वजह से जो ब्लीचिंग होती है वो थ्रू ऑक्सीडेशन होती है। ब्लीचिंग थ्रू रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो रिडक्शन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है वो टेम्पररी ब्लीचिंग होती है और ऑक्सीडेशन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट ब्लीचिंग होती है। आप इस बात को नोट कर सकते हो। ब्लीचिंग थ्रू ऑक्सीडेशन इज परमानेंट where bleaching through reduction is temporary। Bleaching through oxidation is permanent whereas bleaching through reduction is temporary। Bleaching through oxidation is permanent whereas bleaching through reduction is temporary। और फिर आप लिख लो, in presence of ozone, in presence of ozone bleaching occurs through oxidation। In presence of ozone bleaching occurs through oxidation। इसका मतलब कि ओजोन जो है, जो ब्लीचिंग करेगा वो परमानेंट ब्लीचिंग होगी। बेसिकली क्या होता है, जब रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग होती है ना, तो उस प्रोसेस में जो आर्टिकल मतलब जो सब्सटेंस आप ब्लीच करना चाहते हो वो रिड्यूस हो गया, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आकर के वो फिर से धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसलिए रिडक्शन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है वो टेम्पररी होती है और ऑक्सीडेशन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट होती है। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब जरा देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या गिवन है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बता रहे हैं कि पहले तो इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करें तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अगर आप कंपेयर करो, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अगर कंपेयर किया जाए तो इससे ये पता चलता है
कि ओजोन एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपेयर टू बेसिक मीडियम। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो एसिडिक मीडियम में जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो +2.07 वोल्ट है, और बेसिक मीडियम में इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +1.24 वोल्ट है। तो इससे ये पता चलता है कि ओजोन जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आप ये देखोगे कि वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इन कंपेयर टू एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में ये ट्रेंड फॉलो होता है। तो यहाँ पे लिखा हो देयरफॉर ओजोन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। आप देखो ये किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो बोल रहा है ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है। अगर I नेगेटिव है तो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके ये I2 बना देता है। ठीक है, ऑब्वियसली खुद रिड्यूस होकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। O3 O3 खुद जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके I2 बना लेता है और खुद O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा रिएक्शन में। तो ओवरऑल रिएक्शन आप यहाँ पे देखो तो बोल रहे हैं 2Ki प्लस H2O प्लस O3 गिव्स 2KOH प्लस O2 प्लस I2। अब यहाँ पे देख रहे हो ये सल्फाइड आयन को सल्फेट बना देता है, सल्फाइड आयन को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ब्रैकेट में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सल्फाइड आयन है, लेकिन इस सल्फाइड आयन को ये सल्फेट में कन्वर्ट नहीं करता। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है। बाकी अगर कोई और सल्फाइड है, ठीक है, जैसे मान लो Na2S है, तो Na2S को ये Na2SO4 बना देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में कन्वर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी सल्फाइड आप देखोगे उस सल्फाइड को ये सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर आपने ZnS को कंसीडर किया तो ZnS को ये ZnSO4 बना देगा। ठीक है, अगर PbS को कंसीडर किया तो ये PbS को PbSO4 बना देगा। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में कन्वर्ट करता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट बना देता है, सल्फाइड को सल्फेट बना देता है, आर्सेनाइट आयन को आर्सेनेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, AsO3 3 नेगेटिव को AsO4 3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, स्टैनस आयन को स्टैनिक आयन में कन्वर्ट कर देता है, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में। PbS को आप देख रहे हो PbSO4 में अभी बताया भी था, PbS को PbSO4 बना देगा, CuS को CuSO4 बना देता है, ZnS को ZnSO4 बना देता है, CdS को CdSO4 बना देता है, मैग्नेट आयन को परमैग्नेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, मैग्नेट आयन को परमैग्नेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि ये जो कन्वर्जन है ये बेसिक मीडियम में होता है, ये बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम का मतलब बेसिकली जो मैग्नेट आयन है ना, मैग्नेट आयन का एग्जिस्टेंस जो है वो बेसिक मीडियम में ही पॉसिबल है। तो बेसिक मीडियम में ये मैग्नेट आयन को ऑक्सीडाइज करके पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, जहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +7 हो जाएगी। इसी तरीके से फेरो साइनाइड आयन को फेरी साइनाइड आयन में कन्वर्ट कर देता है, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 हो जाती है। फेरो साइनाइड आयन को ये फेरी साइनाइड आयन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से बोला इट ऑक्सीडाइजेज moist sulfur, phosphorus, arsenic into their oxy acids। तो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके ये H2SO4 बना रहा है। ठीक है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके H2SO4 बना रहा है, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके H3PO4 बना रहा है,
आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज करके ये H3ASO4 आर्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। बोला इट ऑक्सीडाइजेस H2S2 सल्फर, अभी बताया आपको, और ये NO2 को ऑक्सीडाइज करके N2O5 बना देता है। NO2 को ऑक्सीडाइज करके N2O5 बना देता है। यहाँ पे एक चीज आपको बता दो, फ्लोरीन के बाद जो सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ओजोन है। आफ्टर फ्लोरीन जो सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ओजोन है। यहाँ पे मैं एक बात और साथ में ऐड कर रहा हूं, जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनमें सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन है। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन। आप इसको चाहो तो नोट कर लो, अमंग नेचुरली अकरिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ओजोन। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे नेचुरली अकरिंग की बात करें या जो आर्टिफिशियली मतलब जो सिंथेटिकली जिनको हम बनाते हैं, उनमें भी अगर देखा जाए तो फ्लोरीन से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई दूसरा नहीं है। अब आप देखो रिएक्शन विथ ड्राई आयोडीन, रिएक्शन विथ ड्राई आयोडीन, तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म कर रहा है I4O9, जो कि एक येलो कलर्ड सॉलिड है। अच्छा, एक चीज और हमेशा दिमाग में रखना कि आप जो भी ओजोन यूज कर रहे हो, जितने मॉलिक्यूल ओजोन का यूज कर रहे हो, उतना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होगा। यानी कि पर ओजोन मॉलिक्यूल एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और वही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 मॉलिक्यूल आयोडीन का कंसीडर किया और 9 मॉलिक्यूल ओजोन का कंसीडर किया, इसका मतलब कि 9 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और इससे प्रोड्यूस हो जाता है I4O9 सॉलिड। I4O9 सॉलिड बन जाता है प्लस 9O2। आप देख रहे हो 9 ओजोन यूज किया तो 9 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये I4O9 जो है, बोल रहा है ये येलो कलर्ड सॉलिड है, ये येलो कलर्ड सॉलिड होता है, और इसका स्ट्रक्चर नीचे बता रहे हैं। I4O9 सॉलिड हैज द कंपोजिशन I3 प्लस IO3 नेगेटिव थ्राइस, I3 प्लस IO3 नेगेटिव थ्राइस। तो IO3 नेगेटिव थ्राइस का मतलब हो गया, IO3 नेगेटिव थ्राइस का मतलब हो गया एक तरीके से I3O9 3 नेगेटिव, I3O9 3 नेगेटिव, I3O9 3 नेगेटिव, और इसके साथ है I3। कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको ऐसे, ये I3 प्लस नहीं है, ये I3 पॉजिटिव है, I3 पॉजिटिव, IO3 नेगेटिव थ्राइस। इससे ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका फॉर्मूला। I3 पॉजिटिव अगर हम कंसिडर करें तो
I3 पॉजिटिव का जरा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर 7 into 3, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के हो गए -1, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन, 20 को 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर आ गया 4, स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, इसका शेप कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से। I3 पॉजिटिव, IO3 नेगेटिव थ्राइस, वैसे भी ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है क्योंकि -3 है और इधर +3 होना चाहिए। सर इसमें I पॉजिटिव आना चाहिए। क्या होना चाहिए? I पॉजिटिव। अगर I पॉजिटिव होगा तब भी गड़बड़ है, I पॉजिटिव होगा तो भी। अपने लास्ट ईयर वाली बुकलेट में हमारे पास I3 पॉजिटिव, IO3 होल थ्राइस 3 नेगेटिव लिखवा रखा है। IO3 थ्राइस 3 नेगेटिव। नेगेटिव। यस सर। मतलब आयोडीन पे 3 पॉजिटिव ऐसे। यस सर। और IO3 होल थ्राइस नेगेटिव थ्राइस ऐसा। यस सर। यस सर, मैं भी ऐसे ही करूँगा। लग तो रहा है सेटिस्फाई तो ये इसी कंडीशन में करेगा, क्योंकि तब इस पे ओवरऑल 3 नेगेटिव चार्ज होगा और आयोडीन पे 3 पॉजिटिव होगा, तो यही होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका फॉर्मूला। ठीक है, I3 पॉजिटिव, IO3 नेगेटिव थ्राइस, ये होना चाहिए। आयोडीन ट्राई आयोडेट बोला है, फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज अ डायरेक्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ आयोडीन, दैट इज इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस। तो बोल रहा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि आयोडीन के अंदर बेसिक नेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो इसका फॉर्मूला सही कर लेना, ये है इसका फॉर्मूला आयोडीन ट्राई आयोडेट का। रिएक्शन विथ मॉइस्ट आयोडीन, तो बोला है कि अगर मॉइस्ट आयोडीन से इसको रिएक्ट कराओगे तो ये ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, मॉइस्ट आयोडीन से अगर आप रिएक्ट कराओगे तो ये ऑक्सो एसिड HiO3 बना लेता है। ठीक है, एक यहाँ पे ये जो आगे की इंफॉर्मेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद सिल्वर। तो बोल रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक इन कांटेक्ट विथ ओजोन, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक इन कांटेक्ट विथ ओजोन, जैसे ही ये ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं वो ब्लैक कलर को एक्वायर कर लेते हैं। बोला ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2O, क्योंकि जो ओजोन है वो सिल्वर को ऑक्सीडाइज करके Ag2O बना लेता है। ठीक है, जो ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड है। तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक इन कांटेक्ट विथ ओजोन
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2O silver articles also become black in the atmosphere due to formation of Ag2S. इसी तरीके से जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं वो Ag2S में भी कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके कांटेक्ट में आकर के, तो इससे भी वो ब्लैक कलर को एक्वायर करते हैं। तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक इन कांटेक्ट विथ ओजोन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2O। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, आप इसको याद रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सिल्वर आर्टिकल्स आल्सो बिकम ब्लैक इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। नीचे रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ओजोन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देख रहे हो कि ओजोन जो है वो H2O2 को ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। H2O2 को ऑक्सीडाइज करके, एक मिनट, H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। भाई देखो H2O2 है ना, तो H2O2 और ओजोन को कंसीडर कर रहे हैं, तो H2O2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। H2O2 -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और ओजोन जो है ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है और H2O2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये रेडॉक्स चेंज है? अगर ये रेडॉक्स चेंज है तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? अरे बोलो भाई। ऑक्सीडेशन ओजोन का हुआ है। बेसिक बात यह है कि यहाँ पे ओजोन का कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हुआ है। ठीक है, अब जरा देखो कैसे हुआ है। बेसिकली ओजोन तो आपको देगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और अगर हम H2O2 की बात करें तो H2O2 में 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो इसमें से एक ऑक्सीजन तो H2O बन गया, मतलब -2 के फॉर्म में चला गया, और एक ऑक्सीजन जो -1 के फॉर्म में था वो ऑक्सीडाइज होकर के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया और फिर वो इस ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2 बनाता है। ठीक है, तो मतलब यहां पे देखो हो क्या रहा है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, ये नेसेंट ऑक्सीजन से ये कंबाइन करके ये बनाता है। तो अगर आप देखो तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है एक तरीके से वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया है। कैसे? एक तरफ वो -1 से -2 में कन्वर्ट हुआ, दूसरी तरफ वो -1 से 0 में गया।
तो यहां पे जो रिडॉक्स चेंज हुआ है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का हुआ है, ओजोन किसी रिडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ओजोन को अगर कंसीडर करें तो ओजोन रिडॉक्स चेंज में यहां पे इन्वॉल्व नहीं है, रिडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है हाइड्रोजन परऑक्साइड। वो एक तरफ रिड्यूस हो रहा है और दूसरी तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है। बात क्लियर हुई? ये बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है, यहां पे रिडॉक्स चेंज में हाइड्रोजन परऑक्साइड पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, बेसिकली वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ओजोन उसको डिस्प्रपोर्शनेट कराने में हेल्प कर रहा है। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बुकलेट में नहीं गिवन है, आप नोट कर लो। एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ओजोन, एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ओजोन, एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ओजोन। जैसे अमोनिया का एनालिटिकल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ओजोन का भी एनालिटिकल टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एनालिटिकल टेस्ट नोट करो। इट टर्न्स alcoholic, it turns alcoholic solution of benzidine, it turns alcoholic solution of benzidine, it turns alcoholic solution of benzidine brown, it turns alcoholic solution of benzidine brown। बेंजीडीन इस कंपाउंड को बोलते हैं। ये कंपाउंड बेंजीडीन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेंजीडीन को ऑक्सीडाइज करके एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जो कि ब्राउन कलर को एक्वायर करता है। तो ये बेंजीडीन है, बेंजीडीन का एल्कोहलिक सॉल्यूशन को कंसीडर किया, और अगर हम वहां से ओजोन को पास करते हैं तो वो ब्राउन कलर को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो इससे ओजोन की प्रेजेंस कंफर्म होती है। तो इट टर्न्स एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजीडीन ब्राउन। एक बात इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करके ब्राउन कलर में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, आप इस बात को नोट कर लेना। दिस एनालिटिकल टेस्ट इज नॉट गिवन बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस एनालिटिकल टेस्ट इज नॉट गिवन बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस एनालिटिकल टेस्ट इज नॉट गिवन बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरा एनालिटिकल टेस्ट लिखो। It turns moist starch iodide paper blue, it turns moist starch iodide paper blue, it turns moist starch iodide paper blue। बेसिकली ये I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है, तो वो I2 जो है वो स्टार्च पेपर के साथ ब्लू कलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो इट टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू। ठीक है, वैसे ये जो है सिर्फ ओजोन ऐसा नहीं करता, दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस एनालिटिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा वाला टेस्ट है ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। ठीक है, और तीसरा एनालिटिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ओजोन के लिए लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन मर्करी, in presence of ozone, mercury loses its meniscus. In presence of ozone, mercury loses its meniscus. In presence of ozone, mercury loses its meniscus and start sticking and start sticking and start sticking with the glass and start sticking with the glass and start sticking with the glass. This phenomena is called tailing of mercury. This phenomena is called tailing of mercury. This phenomena is called tailing of mercury. इस फिनोमेना को टेलिंग ऑफ मर्करी बोलते हैं. बेसिकली यहां पे होता यह है, जैसे देखो अगर आप मर्करी को ग्लास वेसल के अंदर रख रहे हो, अब ये बात तो आपको पता ही होगी, फिजिक्स में भी आपने पढ़ रखा है कि अगर मर्करी को ग्लास वेसल के अंदर रखा जाए तो कुछ ऐसा मेनिस्कस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अगर मर्करी को ग्लास के अंदर रखें तो ऐसा मेनिस्कस प्रोड्यूस होता है, मर्करी इन ग्लास. और अगर आप वाटर को ग्लास के अंदर रखो तो ऐसा मेनिस्कस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इसके पीछे बेसिकली बोलते हैं कि मर्करी में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस जो है वो एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जबकि वाटर और ग्लास को अगर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस का डोमिनेंस होता है कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर, और यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस का डोमिनेंस होता है ओवर एडहेसिव फोर्सेस. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ओजोन को पास करते हैं तो ओजोन जो है वो मरकरी को ऑक्सीडाइज करके मरकरी सब ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. ओजोन मरकरी को ऑक्सीडाइज करके मरकरी सब ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ओजोन मरकरी को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, मरकरी सब ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ये मरकरी सब ऑक्साइड है, कल की क्लास में बताया था. तो ये मरकरी सब ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, और ये जो मरकरी सब ऑक्साइड है ये ग्लास के साथ इंटरैक्ट करने लगता है. ठीक है, इसके फॉर्मेशन की वजह से ये ग्लास के साथ इंटरैक्ट करने लगता है, तो एडहेसिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और एडहेसिव फोर्सेस के स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, मरकरी ग्लास के साथ स्टिक करने लगता है, और उसका मेनिस्कस ये मेनिस्कस वो लूज कर जाता है, और वो उसका मेनिस्कस ऐसा हो जाता है. तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी. तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, टेलिंग ऑफ मरकरी क्या है. टेलिंग ऑफ मरकरी का डिटेल समझ में आया. आप देखो बुकलेट में आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी पूरा डिस्कशन मिलेगा,
बट मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को मैं नहीं करा रहा हूं, बिकॉज हाइड्रोजन परऑक्साइड को मैंने एक बार आपको पूरा जो है मतलब हाइड्रोजन का के डिस्कशन में हाइड्रोजन परऑक्साइड का पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो आप एक बार बुकलेट से पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ जाओ। अगर आपको जो है मतलब वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि +1 एनसीईआरटी की ज्यादातर इंफॉर्मेशन है। +1 में आपने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड को डिस्कस किया है, तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का कंप्लीट डिटेल गिवन था। तो वही डिस्कशन जो है बुकलेट में गिवन है, थोड़ी और इंफॉर्मेशन के साथ। तो आप अपने आप से उसकी रीडिंग लगा लेना, ठीक है, बट छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपने 11th में नहीं किया होगा तो आपको एक दूसरा चांस मिल रहा है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसपे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर क्वेश्चन आता है। और कई सारे कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कनेक्टेड है, इसलिए आप इसको पढ़ना जरूर, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो, तो फिर गिवन है सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स को डिस्कस किया गया है। तो यहां पे जरा देखो एनसीईआरटी में क्या गिवन है, बोल रहे हैं सल्फर फॉर्म्स न्यूमरस एलोट्रोप्स ऑफ विच द येलो रोम्बिक अल्फा सल्फर, जिसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, ऑफ विच द येलो रोम्बिक, जिसको अल्फा सल्फर बोलते हैं, एंड मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर फॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सल्फर के जो दो मेजर एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं? सल्फर के मेजर एलोट्रॉप्स अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर है। सल्फर के जो मेजर एलोट्रॉप्स हैं वो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर हैं, जिनको हम रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं। इसके अलावा सल्फर के कुछ और एलोट्रॉप्स भी हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये एक चेयर फॉर्म जो है बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये चेयर फॉर्म बेसिकली इसको सिग्मा सल्फर बोलते हैं, ठीक है, इसको सिग्मा सल्फर बोलते हैं, या एंगल सल्फर भी बोलते हैं, ENGEL एंगल सल्फर भी बोलते हैं और सिग्मा सल्फर बोलते हैं। इसके अलावा सल्फर का एक और एलोट्रॉप होता है जिसको प्लास्टिक सल्फर और उसको जाई सल्फर भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो सल्फर के एलोट्रॉप्स में को अगर हम कंसीडर करें तो कौन कौन से एलोट्रॉप हैं? नंबर 1 रोम्बिक सल्फर, जिसको हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। नंबर 2 मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको बीटा सल्फर बोलते हैं, बीटा सल्फर। नंबर 3 एंगल सल्फर, ENGEL, जिसको हम सिग्मा सल्फर बोलते हैं, सिग्मा सल्फर। एंड नंबर 4 प्लास्टिक सल्फर, जिसको जाई सल्फर भी बोलते हैं, जाई सल्फर। तो इस तरीके से अगर सल्फर को कंसीडर किया जाए तो इसके टोटल 4 एलोट्रॉप्स हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप जो है वो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर है।
जो दो सबसे स्टेबल एलोट्रॉप्स है वो अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, यानी कि रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। अब जरा देखो, बोले कि द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर। इनमें सबसे स्टेबल एलोट्रॉप रोम्बिक सल्फर है, यानी कि अगर हम इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इनकी ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्फा सल्फर होता है, उसके बाद बीटा सल्फर, फिर उसके बाद सिग्मा सल्फर, और सबसे कम स्टेबल ये प्लास्टिक सल्फर यानी कि जाई सल्फर है। ठीक है, सबसे कम स्टेबल जाई सल्फर है। तो अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, सिग्मा सल्फर एंड जाई सल्फर, ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। तो द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर which transforms to monoclinic sulfur when heated above 369 केल्विन। तो 369 केल्विन पे हीट करने पे ये मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोम्बिक सल्फर यानी कि अल्फा सल्फर के बारे में बता रहे हैं। दिस एलोट्रॉप इज येलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06, यानी कि इसकी डेंसिटी 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड on evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide. Rhombic sulfur crystals are formed on evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide. It is insoluble in water but dissolves to some extent in benzene. तो इसके बारे में बता रहे हैं रोम्बिक सल्फर के बारे में कि वाटर में तो इनसॉल्युबल है बट बेंजीन में ये कुछ एक्सटेंट तक सॉल्युबल है। मतलब बेंजीन बोल सकते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट को आप कंसीडर कर सकते हो, उनमें ये कुछ एक्सटेंट तक सॉल्युबल है, बट कार्बन ये वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है। बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर, इट इज रीडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल है बट वाटर में इनसॉल्युबल है। एक तरीके से ये हाइड्रोफोबिक है। तो मेजर इंफॉर्मेशन क्या है, इसका कलर येलो कलर है, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06, और ये वाटर में इंसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, और कार्बन डाइसल्फाइड में ये रीडली सॉल्युबल है। फिर मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट इसका 393 केल्विन है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 है। अच्छा, एक बात आप समझ लेना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट तो मोनोक्लिनिक सल्फर का ज्यादा है रोम्बिक सल्फर से, और हमने आपको पहले बताया भी है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी का मेजरमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी अल्फा सल्फर की है, और स्टेबिलिटी का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी अल्फा सल्फर की ज्यादा है बीटा सल्फर के कंपेयर में, मतलब रोम्बिक सल्फर की ज्यादा है मोनोक्लिनिक सल्फर के कंपेयर में। तो आप मेल्टिंग पॉइंट डेटा अगर इसके बेसिस पे आप वो मतलब जो है आइडिया लगाओगे ना, तो फिर आप गलत कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल फॉर्म रोम्बिक सल्फर है बट उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है।
So its melting point is 393 Kelvin and specific gravity is 1.98. It is soluble in carbon disulfide. Similar characteristic है, specific gravity इसकी कम है अल्फा सल्फर के कंपेयर में, क्योंकि अल्फा सल्फर में पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है। अभी पैकिंग के बारे में भी बताता हूं आपको। मेल्टिंग पॉइंट अल्फा सल्फर का कम है, बीटा सल्फर का ज्यादा है। दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करते हैं इन अ डिश एंड कूलिंग। तो पहले उसको मेल्ट करते हैं, उसके बाद कूल करते हैं। टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड, कूलिंग तब तक करते हैं जब तक कि क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं हो जाता। ठीक है, वो जो लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर जब तक क्रस्ट फॉर्म नहीं हो जाती तब तक उसको कूल करते हैं। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, उसके बाद क्रस्ट के अंदर 2 होल बनाते हैं। 2 holes are made in the crust and the remaining liquid is poured out. बाकी लिक्विड को वहां से बाहर निकाल लेते हैं होल्स के थ्रू। On removing the crust, colorless needle shaped crystals of beta sulfur are formed. It is stable above 369 Kelvin. 369 Kelvin and transforms into alpha sulfur below it. मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये जो अल्फा सल्फर है और बीटा सल्फर, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं और यहां पे ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन है। 369 केल्विन। अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से ग्रेटर है तो बीटा सल्फर ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा, और अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से कम है तो अल्फा सल्फर ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा। ये 369 केल्विन ट्रांजिशन टेम्परेचर। So it is stable above 369 Kelvin and transforms into alpha sulfur below it. Conversely, alpha sulfur is stable below 369 Kelvin and transforms into beta sulfur above this. At 369 Kelvin, both the forms are stable. This temperature is called transition temperature. तो ये transition temperature. आगे बता रहा है both rhombic and monoclinic sulfur have acid molecules. दोनों acid molecules से बने होते हैं। These acid molecules are packed to give different crystal structures. The acid ring in both the forms is puckered and has a crown shape. The molecular dimensions are given in figure 7.5a. अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जो ऑर्थोरोम्बिक मतलब जो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, बोल रहा है कि दोनों का जो क्रिस्टल है, दोनों का जो क्रिस्टल है वो इस यूनिट से बना हुआ है। ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर है। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक एसेट यूनिट है, अब इसमें दूसरी एसेट यूनिट कुछ इस तरीके से फिट हो जाती है। तो इस तरीके से दूसरी यूनिट इसके अंदर फिट हो जाएगी और इसी तरीके से तीसरी यूनिट इसके अंदर फिट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये एक दूसरे में इस तरीके से फिट होती जाती, तो इसलिए यहाँ पे पैकिंग अच्छी होती है। जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में जैसे एक एसेट यूनिट हमने कंसीडर किया,
ये एक एसेट यूनिट है। अब फिर जो दूसरी एसेट यूनिट होती है, दूसरी एसेट यूनिट कुछ इस तरीके से लाई करती है। ठीक है, फिर तीसरी एसेट यूनिट इस तरीके से लाई करती। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पे जो पैकिंग होती है इसमें वो उतनी अच्छी नहीं होती। जो मोनोक्लिनिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर में पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये जो क्राउन शेप है, जो क्राउन शेप स्ट्रक्चर है, उसका ओरिएंटेशन जो है वो बदलता रहता है, जबकि यहां पे जो है सबका ओरिएंटेशन एक जैसा होता है। इसलिए इसमें ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है, इसमें उतनी एफिशिएंट पैकिंग नहीं होती। ठीक है, यही वजह है कि रोम्बिक सल्फर की डेंसिटी मोनोक्लिनिक सल्फर से ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी भी रोम्बिक सल्फर की मोनोक्लिनिक सल्फर से ज्यादा होती है। तो दोनों में आप देखोगे, दोनों जो है वो एसेट यूनिट से ही बने होते हैं, बस एसेट यूनिट का जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग होता है। तो ये रोम्बिक सल्फर का पैटर्न है, रोम्बिक सल्फर में ये पैटर्न फॉलो होता है, और मोनोक्लिनिक सल्फर में ये पैटर्न फॉलो होता है। तो पैकिंग रोम्बिक सल्फर में ज्यादा अच्छी होती है मोनोक्लिनिक सल्फर के कंपेयर में। यही वजह है कि रोम्बिक सल्फर की डेंसिटी मोनोक्लिनिक सल्फर से ज्यादा होती है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी रोम्बिक सल्फर की ज्यादा होती है। ठीक है, तो दोनों का जो कंपैरेटिव स्टडी है वो आप कर सकते हो। इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसकी स्टेबिलिटी कौन से टेम्परेचर रेंज में होगी, इसकी स्टेबिलिटी कौन से टेम्परेचर रेंज में होगी। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड हो तो कॉमन फीचर होगा, दोनों रेडिली सॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हो। आगे देखो, बोल रहे हैं कि सेवरल अदर मॉडिफाई। अच्छा, एक और बात, इसमें जो ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल बता रहे हैं 107 डिग्री होता है, 107 डिग्री। और जो सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये बता रहे हैं 204 पिकोमीटर। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये डेटा गिवन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर और ये बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री। अब इंगल सल्फर के बारे में देखो, बोला सेवरल अदर मॉडिफिकेशंस of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in the last 2 decades in cyclo S6। साइक्लो S6 को ही इंगल सल्फर और सिग्मा सल्फर बोलते हैं। इन साइक्लो S6 the ring adopt the chair form and the molecular dimensions are as shown in figure 7.5b।
और बोल रहा है कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर नियरली 1000 केल्विन S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज एंड इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2। जैसे O2 एग्जिस्ट करता है वैसे ही S2 भी एग्जिस्ट करता है, बट O2 तो रूम टेम्परेचर इससे कम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इवन रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जहां तक S2 की बात है तो S2 जो है वो नियरली 1000 केल्विन टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, और बोल रहा है कि ये वैसे ही पैरामैग्नेटिक है जैसे O2। मतलब S2 का जो स्ट्रक्चर है वो O2 जैसा ही होगा, जैसे O2 का स्ट्रक्चर ये होता है तो उसी तरीके से S2 का भी स्ट्रक्चर होगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि सल्फर के अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी नहीं होती, ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी सल्फर में नहीं है, तो इस वजह से ये नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ये एग्जिस्ट करेगा एट हाई टेम्परेचर, तो इसका एग्जिस्टेंस हाई टेम्परेचर पे होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सल्फर का जो S6 फॉर्म है, S6 फॉर्म के बारे में भी बता रहे हैं। इसका जो S6 फॉर्म है ऐसा होगा, S6 फॉर्म, चेयर फॉर्म, और इसमें ये एंगल बता रहे हैं 102.2 डिग्री, यहां पे एंगल है 107 डिग्री और इसमें एंगल है 102.2 डिग्री, ठीक है, और यहां पे बॉन्ड लेंथ है 204 पिकोमीटर, और यहां पे जो बॉन्ड लेंथ बता रहे हैं ये बता रहे 205.7 डिग्री 7 पिकोमीटर। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है यानी कि बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्शंस ज्यादा होंगे। ध्यान देना, बॉन्ड एंगल यहां पे कम है तो रिपल्शंस ज्यादा होंगे, यहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, रिपल्शन कम होंगे। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसके कंपेयर में। भाई देखो, जो चेयर कन्फर्मेशन हेक्सेन के केस में ऑब्जर्व होता है वहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो 111 डिग्री होता है, वहां पे बॉन्ड एंगल 111 डिग्री होता है जो टेट्राहेड्रल एंगल के बहुत क्लोज है। आप इस चेयर कन्फर्मेशन में जो बॉन्ड एंगल देख रहे हो वो 102.2 डिग्री है, मतलब स्ट्रेन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है, स्ट्रेन ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो स्ट्रेन ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम। तो आपको समझ में आ रहा है ना S8 S6 से ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये वजह समझ में आ रही है। S8 रिंग S6 रिंग से ज्यादा स्टेबल क्यों है उसकी वजह समझ में आ रही है। आप देखो, प्लास्टिक सल्फर के बारे में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप जरा नोट कर लेना, प्लास्टिक सल्फर के बारे में लिखो, प्लास्टिक सल्फर और जाई सल्फर, इसके बारे में लिखो। लिखो, इट इज फॉर्म्ड व्हेन molten sulfur, it is formed when molten sulfur, it is formed when molten sulfur is poured into cold water, it is formed when molten sulfur is poured into cold water, it is formed when molten sulfur is poured into cold water। आगे लिखो, it consists of chain like molecules, it consists of chain like molecules
and has rubber-like properties. It consists of chain-like molecules and has rubber-like properties. And has rubber-like properties. It consists of chain-like molecules and has rubber-like properties. ठीक है, और एक और पॉइंट लिखो, ऑन स्टैंडिंग it becomes brittle. On standing it becomes brittle and finally converts into rhombic sulfur. 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 ठीक है, तो ये प्लास्टिक सल्फर की प्रॉपर्टीज है. बोल रहा है कि ये मॉल्टेन सल्फर से को जब हम कोल्ड वाटर के अंदर पोर करते हैं तो फिर उस सिचुएशन में ये प्रोड्यूस होता है और ये चेन लाइक मॉलिक्यूल को एक्वायर करता है और इसके अंदर रबर लाइक प्रॉपर्टीज होती है. जैसे रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वैसे ही इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है प्रॉपर्टी. और बोल रहा है कि अगर हम इसको बहुत टाइम तक छोड़ दें तो ये ब्रिटलनेस दिखाता है और अल्टीमेटली ये रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है. अब बात आती है कि अगर आप सल्फर को हीट करते हो तो सल्फर को हीट करने पे क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होता है. तो आप नोट कर लो, हीटिंग इफेक्ट ऑन सल्फर. हीटिंग इफेक्ट ऑन सल्फर. हीटिंग इफेक्ट ऑन सल्फर. हीटिंग इफेक्ट ऑन सल्फर. तो आप देखो, अगर हमारे पास S8 लिक्विड है, मॉल्टेन सल्फर S8 लिक्विड, तो बोल रहा है कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये S8 रिंग जो यहां पे प्रेजेंट होती है, S8 रिंग ब्रेक, S8 रिंग ब्रेक होती है एंड polymerizes to form long chain polymer and polymerizes to form long chain polymer. ठीक है, due to which viscosity increases. Due to which viscosity increases. ठीक है, अगर टेम्परेचर लेस देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. बट टेम्परेचर अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पे जो एसिड रिंग है वो ब्रेक होती है और फिर उसके बाद वो रिंग आपस में जुड़ती जाती है. ठीक है, एसिड रिंग ब्रेक होगी और फिर वो एसिड रिंग एक दूसरे से जुड़ करके वो पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन करती है जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज करती है. ठीक है, अब जरा उसके बाद देखो, अगर हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं इंक्रीज करके, तो विस्कोसिटी फर्दर इंक्रीज करती है क्योंकि पॉलीमराइजेशन और बढ़ता है. विस्कोसिटी फर्दर increases
ड्यू टू increase in polymerization, due to increase in polymerization। अगर हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो विस्कोसिटी और इंक्रीज करती है क्योंकि पॉलीमराइजेशन बढ़ता है। ठीक है, अगर हम 444 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, 444 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये TBP है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। अगर टेम्परेचर 444 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, जो कि सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि तब वो वेपराइज होने लगेगा। विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि चेन जो है फिर छोटी होने लगेगी और वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो ये इट एग्जिस्ट in the form of S2 molecule. It exists in the form of S2 molecules, ठीक है, जो कि पैरामैग्नेटिक होता है, which is paramagnetic, which is paramagnetic। तो अब एक बार जरा पूरे प्रोसेस को समझो। यहां पे क्या है, हमारे पास एसिड लिक्विड है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, एसिड लिक्विड है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे ही 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तो आपके क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा। तो जब हम इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फर सल्फर बॉन्ड ब्रेक होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, दोनों एंड पे सल्फर फ्री रेडिकल बन जाएंगे, दोनों एंड पे सल्फर फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और फिर ये सल्फर फ्री रेडिकल दूसरी जो चेन है, उससे ये कपलिंग के थ्रू क्या होता है, चेन की लेंथ बढ़ने लगती है, यानी कि पॉलीमराइजेशन होने लगता है। तो बोले कि एसिड रिंग ब्रेक एंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म लॉन्ग चेन पॉलीमर, पॉलीमराइजेस टू फॉर्म लॉन्ग चेन पॉलीमर, ड्यू टू विच विस्कोसिटी इंक्रीजेस। तो इस पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज करती, ठीक है। फिर देखो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये पॉलीमराइजेशन और इंक्रीज करता है, और उससे क्या होता है, विस्कोसिटी फर्दर इंक्रीज करती है। पॉलीमराइजेशन में इंक्रीज की वजह से विस्कोसिटी फर्दर इंक्रीज करती है। और अगर हम इसी तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज करते करते 444 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो ये पॉलीमेरिक चेन थी, ये पॉलीमेरिक चेन फिर टूटने लगती है और ये छोटी होने लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, वो वेपराइज होगा। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे, तो वो चेन और छोटी होकर के फिर वो S2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा, जो कि पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये पूरा हीटिंग इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट क्लियर हो गया बेटा। एक्शन ऑफ हीट ऑन सल्फर ये क्लियर हो गया। एक्शन ऑफ हीट ऑन सल्फर क्लियर हो गया।
अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि ये जो सल्फर के 4 फॉर्म हैं, ठीक है, आप चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को नोट में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। आप इसको नोट कर लो, लिखो अल्फा बीटा एंड सिग्मा सल्फर। अल्फा बीटा एंड सिग्मा सल्फर। अल्फा बीटा एंड सिग्मा सल्फर are soluble in carbon disulfide, are soluble in carbon disulfide, are soluble in carbon disulfide and insoluble in water. Alpha, beta and sigma sulfur are soluble in carbon disulfide and insoluble in water, while xi sulfur यानी कि प्लास्टिक सल्फर, while xi sulfur is insoluble, while xi sulfur is insoluble in both carbon disulfide and water, in both carbon disulfide and water, in both carbon disulfide and water. ठीक है, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर दोनों में इनसॉल्युबल होता है, ये डिफरेंस है जाई सल्फर और बाकी तीनों फॉर्म के बीच में। ठीक है, अब जरा देखो, नीचे लिखा हुआ है विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो क्लियर है S2 मॉलिक्यूल जो होगा वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा, S2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो बोल रहा है कि इन वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल which has 2 unpaired electrons in the anti-bonding orbitals like oxygen and hence exhibit paramagnetism। तो वही एक्सप्लेनेशन जो ऑक्सीजन के केस में देते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन यहां भी होल्ड करेगा। अब इसके बाद आप देखो तो सल्फर के कंपाउंड्स को डिस्कस किया जा रहा है, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड का डिस्कशन है और फिर उसके बाद सल्फर के ऑक्सो एसिड्स का डिस्कशन है। बट मैं समझता हूं कि हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सल्फर का। तो जरा देखते हैं बुकलेट में हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? बुकलेट में सल्फर डाइऑक्साइड का डिस्कशन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का डिस्कशन है और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का डिस्कशन है। लास्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड को भी डिस्कस किया गया है बुकलेट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का ही डिस्कशन देख लेते हैं। ये डिस्कशन गिवन है पेज नंबर 53 पे, पेज नंबर 53 पे हाइड्रोजन सल्फाइड को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहां पे बता रहे हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो प्रिपरेशन में बता रहे हैं कि फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक स्पेशल टाइप के एपरेटस के अंदर रिएक्ट कराते हैं जिसको किप्स एपरेटस बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप का वेसल है, एक स्पेशल टाइप का रिएक्टर बोल सकते हो जिसको किप्स एपरेटस बोलते हैं। तो उसके अंदर फेरस सल्फाइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये रिएक्शन होती है FeS plus H2SO4 gives H2S plus FeSO4, FeS plus H2SO4 gives H2S
प्लस FeSO4, ये रिएक्शन होती है इन किप्स एपरेटस, KIPPS। इस एपरेटस को और भी कई सारी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इन किप्स एपरेटस। दूसरा मेथड बता रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर हमें करना है तो उसके लिए बोल रहा है कि एंटीमनी सल्फाइड है Sb2S3 प्योर होना चाहिए, और इसको हम प्योर HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। प्योर Sb2S3 को प्योर HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो रिएक्शन के थ्रू यहां पे SbCl3 बन जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये सॉलिड है और वो गैस है, तो इस तरीके से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन मेथड को अगर कंसीडर करें तो इसको प्रोड्यूस करने के ये दो मेथड्स हैं। आप जरा देखो इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट बता रहे हैं, इट इज अ कलरलेस गैस विथ रॉटन एग स्मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, रॉटन एग स्मेल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल। ठीक है, फाउल स्मेलिंग गैस है, रॉटन एग स्मेल होती है इसकी, कलरलेस गैस है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वाटर में ये मॉडरेटली सॉल्युबल है, लेकिन बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो आप इसके पीछे जो है आप बोल सकते हो, क्योंकि ये गैस है, तो गैस है तो ये स्केप आउट हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये स्केप आउट हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। भाई नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कंपाउंड्स को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये स्केप आउट हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। नंबर 3 बोल रहा है, it acts as a strong reducing agent. It acts as a strong reducing agent as it decomposes evolving hydrogen. क्योंकि ये डिकम्पोज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। अब देखो इसका जो रिड्यूसिंग एक्शन है उसमें क्या क्या ऑब्जर्व होता है। तो बोल रहा है ये हैलोजन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन हैलाइड बना देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हैलोजन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन हैलाइड बना देता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये भी समझ लेना कि इसको ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर में ही कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर में कन्वर्ट करते हैं। अभी आपने ओजोन के केस में भी देखा था कि ओजोन इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस हैलोजन गिव्स हाइड्रोजन हैलाइड प्लस सल्फर। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड, मैं ओवरऑल रिएक्शन पढ़ रहा हूं, नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स वाटर प्लस NO2 प्लस सल्फर। ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड HNO3 को यूज किया गया होगा। कैसे पता चला? NO2 बन रहा है इसलिए। तो कंसंट्रेटेड HNO3 को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं तो NO2 और सल्फर का फॉर्मेशन हो रहा है along with water। इसी तरीके से बोले, इट आल्सो रिड्यूसेस पोटेशियम परमैंगनेट टू Mn2 पॉजिटिव, सल्फ्यूरिक एसिड टू SO2 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट को
Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे ये समझ लेना हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए, तो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 को SO2 में कन्वर्ट कर देता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो हो गया इसका रिड्यूसिंग एक्शन। एसिडिक नेचर, तो बोला इट्स एक्वस सॉल्यूशन एक्ट्स एज अ वीक डाइबेसिक एसिड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये एक वीक डाइबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। 2 स्टेप में इसका डिसोसिएशन होता है। पहले ये फॉर्म करेगा HS नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और फिर HS नेगेटिव जो है वो डिसोसिएट होकर के H2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा। तो 2 स्टेप में इसका डिसोसिएशन होगा। तो बोल रहा है कि देयरफॉर इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स एज गिवन बिलो। तो ये 2 टाइप के सॉल्ट बनाएगा, एक तो HS नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग, एक H2 नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग। जैसे सोडियम है तो सोडियम के साथ ये NaHS बना सकता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने पे ये NaHS और Na2S बना सकता है, Na2S बना सकता है। अगर हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा CaHS ट्वाइस और ये CaS बना सकता है। So it forms 2 series of salts as given below. Formation of polysulfide, तो बोला they are obtained by passing hydrogen sulfide gas through metal hydroxide. तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ये CaS और H2O बना रहा है और फिर ये CaS H2S से कंबाइन कर रहा है। देखना है CaS बोल रहा है H2S से कंबाइन कर रहा है 4 हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहां पे फॉर्म हो रहा है CaS5। CaS5 का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस हाइड्रोजन, CaS5 प्लस हाइड्रोजन। अब CaS5 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये मैंने बताया था सल्फर के अंदर कैटिनेशन टेंडेंसी होती है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ओवरऑल हो गया -2। तो इसके साथ कैल्शियम आयन जो है वो जुड़ जाएगा, तो ऐसा एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा CaS5। ये CaS5 है। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि ये अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम पॉलीसल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। अमोनिया से रिएक्ट करके ये अमोनियम पॉलीसल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अमोनियम पॉलीसल्फाइड फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले H2S, ठीक है, सबसे पहले H2S ये रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे ये 2NH4OH होना चाहिए, तो इससे बन गया अमोनियम सल्फाइड NH4 ट्वाइस S, अमोनियम सल्फाइड प्लस 2H2O, ये बन गया। और फिर उसके बाद बोल रहा है ये अमोनियम सल्फाइड NH4 ट्वाइस S ये एक्सेस हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है, XH2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को एक्सेस में लिया, एक्सेस हाइड्रोजन सल्फाइड से ये रिएक्ट करता है और एक्सेस हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है NH4 ट्वाइस S X+1।
ध्यान देना, एक सल्फर यहां पे पहले से था और एक सल्फर और, तो NH4 ट्वाइस SX+1 प्लस X हाइड्रोजन, इस तरीके से अमोनियम पॉलीसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये अमोनियम पॉलीसल्फाइड के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अमोनियम पॉलीसल्फाइड जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बिकॉज ये पॉलीनाइट्रोबेंजीन के सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए यूज होता है। पॉलीनाइट्रोबेंजीन के सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। अमोनियम पॉलीसल्फाइड इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ पॉलीनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसके एनालिटिकल टेस्ट बता रहे हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के एनालिटिकल टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला एनालिटिकल टेस्ट बता रहा है, इट टर्न्स एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को एसिडिफाइड लेड एसीटेट से रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस CH3COO ट्वाइस Pb और साथ में एसिटिक एसिड है, तो इट हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर से जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे बन जाता है PbS। PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। वैसे ध्यान देना, ये सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऑब्जर्व नहीं होता, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सल्फाइड आयन प्रेजेंट है तो ये वाला टेस्ट ऑब्जर्व होगा। इसी तरीके से देखो, बोल रहा है इट गिव्स वायलेट और पर्पल कलरेशन। इट गिव्स वायलेट और पर्पल कलरेशन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के साथ ये वायलेट और पर्पल कलरेशन देता है। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया हुआ है, ये भी सल्फर को डिटेक्ट करने का एक एनालिटिकल टेस्ट है जिसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट बोलते हैं। तो इट गिव्स वायलेट और पर्पल कलरेशन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। और यूजेस में देखो, बोल रहा है कि it is used as a laboratory reagent for the detection of basic radicals in qualitative analysis। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब सॉल्ट एनालिसिस की बात हो रही है। सॉल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल को टेस्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं, लेकिन इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होगा वो टेम्पोररी होगा, क्योंकि ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है। तो रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग कराता है, इसलिए टेम्पोररी ब्लीचिंग कराएगा। तो ये तो बात हो गई हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं एनसीईआरटी में जो सल्फर के कंपाउंड्स का डिस्कशन है। तो एनसीईआरटी में सल्फर डाइऑक्साइड को कंसीडर किया गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। बोले सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विथ अ लिटिल 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। अगर सल्फर को हम एयर और ऑक्सीजन में बर्न कराते हैं तो मेनली SO2 बनता है, ट्रेस अमाउंट में SO3 भी प्रेजेंट होता है। मेनली SO2 का फॉर्मेशन होता है, ट्रेस अमाउंट में SO3 भी प्रेजेंट होता है। बोला इन द लेबोरेटरी इट इज readily generated by treating a sulfite with dilute sulfuric acid। अगर सल्फाइड सॉल्ट है, उसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सल्फाइड सॉल्ट को
डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। जैसे Na2SO3 है, अब हम इसको H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं। तो रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होगा यहाँ पे पहले तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, ध्यान से समझना पहले पूरा प्रोसेस। सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है प्लस Na2SO4। अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है, जस्ट लाइक कार्बोनिक एसिड। जैसे कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है इसलिए ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही सल्फ्यूरस एसिड भी अनस्टेबल होता है और ये SO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये समझ में आया कैसे बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना ये क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे कार्बोनेट को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो पहले तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, लेकिन वो कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है इसलिए वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से ये डिकम्पोज होकर के SO2 और H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, आगे देखो, बोल रहे ये तो लेबोरेटरी मेथड हो गया। लार्ज स्केल पे अगर इसको बनाना है तो बोला इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। तो अब इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हो, जब सल्फाइड ओर की रोस्टिंग कराते हैं तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बोले द गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर। तो यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको ड्राई करते हैं और फिर उसको लिक्विफाई करते हैं, कम मतलब हीट प्रेशर बढ़ा करके उसको लिक्विफाई करते हैं और स्टील सिलेंडर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और है, आप इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर मैं आज की क्लास को कंप्लीट करता हूं। अगर हमारे पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर, कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते, कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने लिया है, तो मतलब कॉपर प्लस हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। तो रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे बनता है CuSO4, कॉपर सल्फेट बनता है CuSO4, SO2 गैस प्रोड्यूस होती है, SO2 गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में H2O बनता है, वाटर वेपर बोल सकते हो, ये रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम कॉपर को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है एंड वाटर। तो इस तरीके से भी आप सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज का जो डिस्कशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अब इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।